हेडलाइन डालिए स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या क्लास के बाहर पूछ रहे, किसी का नहीं लगा है? आपस में पहले डिस्कस कर लीजिए, किसी का लगा हो तो ठीक है, वरना फिर हम इकट्ठे बता देंगे। और केवल आपको प्रॉब्लम हो तो क्लास की बात पूछ लीजिएगा। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले समझ लीजिए कि स्टेबल अनस्टेबल होता क्या है। वैसे जनरली आपके कोर्स में 3 तरीके के इक्विलिब्रियम हैं, लेकिन पढ़ना आपको 2 ही है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको केवल 2 ही है, स्टेबल और अनस्टेबल। देखिए क्या होता है, पहले समझ लीजिए। डस्टर है, एक बॉल यहाँ पे हो, दूसरी बॉल यहाँ पे हो और तीसरी बॉल यहाँ पे हो। इसको जरा सा पुशअप किए, धक्का दिए, ऊपर गई, वापस अपनी पोजीशन में आ गई। धक्का दिए, ऊपर गई, हिलेगी, डुलेगी, रोटेट करेगी, ऑक्सीलेट करेगी, वापस यहीं आके रुक जाएगी। इसको बोलते हैं स्टेबल, स्थायी हो गई। ठीक है, धक्का दीजिए, गिरेगी, यहाँ आएगी, धीरे 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 ऐसे मूव करेगी, यहीं कहीं रुक जाएगी, अपनी पोजीशन में नहीं आ पाई, है ना। इसको बोलते हैं अनस्टेबल। ठीक, इसको देखिए, धक्का दिए, चली गई, धक्का दिए, चली गई। इसको बोलते हैं न्यूट्रल। मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे वो सुनिए। ऐसा इक्विलिब्रियम जब किसी सिस्टम पे फोर्स लगाया जाए और वो सिस्टम वापस अपनी अवस्था में आ जाए तो उसको बोलते हैं स्टेबल। ऐसा इक्विलिब्रियम जब सिस्टम पे फोर्स लगाया जाए और सिस्टम अपनी अवस्था में ना आए तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल। ऐसा इक्विलिब्रियम जिस पर लगाया गया फोर्स ही इक्विलिब्रियम में हो, जिस पर लगाया गया फोर्स ही इक्विलिब्रियम में हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल में जब फोर्स इक्विलिब्रियम में होगा, आप इधर से धक्का दे रहे हो, उधर से धक्का दे रहे हो, इक्विलिब्रियम में है, तो उसकी पोजीशन में किसी तरह का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए क्या बोले हैं, फोर्स ही किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। अगर फोर्स इक्विलिब्रियम में है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एज सच बना रहा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्या कहा गया, किसी भी वस्तु पर अगर आप फोर्स लगाएं वो अपनी पोजीशन में आ जाए तो ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल। किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाएं वो अपनी पोजीशन में कभी ना आए, उसको अनस्टेबल। और किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स ही अगर इक्विलिब्रियम में हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। क्लियर है, लिखवाएं, लिखिए, लिखिए। द इक्विलिब्रियम हैज फॉलोइंग 3 टाइप्स।
The equilibrium has following three types. पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, हेडलाइन है स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है स्टेबल में? फोर्स लगाने के बाद बॉडी अपने फिर से पोजीशन में आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल। लिखिए, इफ अ बॉडी इज if a body is slightly displaced from its position of equilibrium comma the forces acting on the body the forces acting on the body may be such that they bring the body back to its position of equilibrium comma in this case the equilibrium is said to be stable. In this case the equilibrium is said to be stable. दूसरी हेडलाइन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी हेडलाइन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होता है अनस्टेबल में? डिस्प्लेस करने के बाद वो अपनी पोजीशन में वापस कभी भी नहीं लौटता है। लिखिए, इफ अ बॉडी is slightly displaced from its position of equilibrium comma the forces acting on the body may be such that comma the body never returns to its original position of equilibrium comma in this case
In this case, body is said to be, in this case, body is said to be in unstable equilibrium. In unstable equilibrium. तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. क्या होता है न्यूट्रल में? फोर्स ही क्या होता है? इक्विलिब्रियम. तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी पोजीशन में. थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. लिखिए, a body is said to be, a body is said to be in neutral equilibrium, in neutral equilibrium, comma, if the forces acting on it, if the forces acting on it in its displaced position, if the forces acting on it in its displaced position are in equilibrium, are in equilibrium. मतलब इसके लगने वाला जो फोर्स है वही किस में होता है? इक्विलिब्रियम में. तो उस कंडीशन में फोर्स इक्विलिब्रियम में होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो. इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा. इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल. डायग्राम. ये परिभाषा एग्जाम में आती हैं, ऐसे ही डायग्राम के साथ शो करनी रहेंगी. दिवाली के पहले ये चैप्टर ख़त्म करेंगे तो एक्स्ट्रा हम बुलाएंगे. नहीं, कल मेरा थर्ड ईयर में रहता है. हो गया भाई. नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, बॉडी विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये सब टॉपिक्स आते हैं. बॉडी विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. बॉडी विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ा होगा. बताइए क्या होता है? पहला साल ही ऐसा जाएगा जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चे नहीं बता पाए.
13 साल से हम पढ़ा रहे हैं। किसी भी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितनी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम की डिग्री, डिग्री मतलब गिनती, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री मतलब मानक। कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी फ्रीली मतलब फ्रीडम के साथ जितनी दिशाओं में मूव करती है उसको बताने के लिए जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, जितने मानक की ज़रूरत होती है, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। आप कहते हैं 1 डायमेंशन में मोशन है, स्ट्रेट लाइन में। अगर कोई बॉल लुढ़काएं, ट्रैक डिसाइड कर दे, तो आपको पता है कि केवल वो लीनियर मोशन करेगी, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होने का मतलब एक्स वाई के अलॉन्ग करेगी या फिर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल करेगी। 3 डिग्री का होने का मतलब 3 दिशा में मूव कर सकती है। 4 होने का मतलब 4 दिशा में मूव कर सकती है। तो किसी भी बॉडी या कोई या पार्टिकल फ्रीली कितनी दिशाओं में मूव करता है वो बताने के लिए जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब जो हमारी बॉडी मूव कर रही है वो केवल और केवल कितनी दिशा में मूव कर रही है? एक दिशा में। अगर एक दिशा में मूव करेगी तो सब कुछ केवल और केवल एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। 2 दिशा में मूव करेगी तो 2 वेरिएबल, जैसे अगर एक दिशा में मूव करती है तो आप स्मॉल s लिखते हैं या x लिखते हैं। 2 डायमेंशन में होता है तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखते हैं। 3 डायमेंशन में होता है तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लिखते हैं। तो अगर ये बॉडी केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखती है तो W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू केवल और केवल एक राशि पे डिपेंड करेगा। मान ले रहे वो एक वेरिएबल क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब द नंबर ऑफ क्वांटिटीज टू डिफाइन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी फ्रीली। नंबर ऑफ क्वांटिटी टू डिफाइन द मोशन ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल फ्रीली। किसी बॉडी या पार्टिकल के मूवमेंट को फ्रीली डिफाइन करने के लिए जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी की ज़रूरत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1। मतलब हमको केवल एक क्वांटिटी, एक वेरिएबल, एक मानक, एक चीज़ चाहिए जो उसके मोशन को पूरी तरह से क्या कर जाए? डिफाइन कर जाए। क्लियर है? अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बता पाएंगे? डिग्री मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटीज किसकी? टू डिफाइन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी फ्रीली। किसी भी मोशन या पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करने के लिए, फ्रीली डिफाइन करने के लिए जितनी क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसी को क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 1। हमने उसको क्या लिया है? थीटा। क्लियर? लिखिए, a body is said to be one degree of freedom. A body is said to be 1 degree of freedom, comma, if a body is so constrained. If a body is so constrained, constrained का मतलब क्या होता है? बाधित करना। जैसे आप लोग यहाँ से निकलते हैं, है ना, दीनदयाल के ऐसे चलो जी एडी मॉल चलते हैं, है ना, कॉलेज आज रहने देते हैं, ठीक है। तब तक पंकज बोले नहीं यार ओरियन मॉल चलते हैं, है ना। उसमें से एक सिंसियर निकले, नहीं नहीं कॉलेज ही जाएंगे यार, इधर उधर नहीं जाएंगे। सिंसियर का नाम नहीं लिए हैं। सामने माँ बाप खड़े हुए दिख जाए, हाथ में डंडा चप्पल जूता हो सब, तो अपने आप पैर कहाँ पड़ने लग जाएंगे? कॉलेज की तरफ। तो माँ बाप ने क्या किया? डंडा जूता चप्पल की सहायता से आपको बाधित कर दिया कि कहाँ जाना है? कॉलेज जाना है ना।
उसको कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। इन्होंने एक रास्ता चुना एडी का, उन्होंने दूसरा रास्ता चुना ओरियन का, तीसरा वाला एक रास्ता चुना सिटी मॉल का। माँ बाप दिख गए, सबका रास्ता एक हो गया कॉलेज का। तो माँ बाप के जूते चप्पल और लाठी ने क्या कर दिया, बाधित कर दिया। तो पार्टिकल तो बहुत फुदकता है, हम यहाँ भी जाएं वहाँ भी जाएं, अरे ये भी कर ले वो भी कर ले, एक दिन की ज़िंदगी है सब जी ले, है ना। लेकिन आप लाठी लेके खड़े हो जाते हैं, चप्पल जूता लेके खड़े हो जाते हैं कि एक ही जगह जाना है, जिधर कौन है, थीटा। तो कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, बाधित करना। हमने आपको लिखवाया है अ पार्टिकल इज सेड टू बी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। पार्टिकल कहा जाएगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का अगर हम उस पार्टिकल को या बॉडी को इस तरीके से बाधित कर दें, कॉन्स्ट्रेंट कर दें कि वो केवल कितनी दिशा में मूव करे, एक दिशा में। वही लिखवाते हैं, इज सो कॉन्स्ट्रेंट दैट only one geometrical quantity is required to fix its position, ऐसी कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि पार्टिकल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम का होगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन, ये तो डेफिनेशन है। नेक्स्ट हेडलाइन जो इसका प्रूफ है वो एग्जामिनेशन में आता है, लिखिए। कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, हेडलाइन है कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी of a body with 1 degree of freedom. Condition of stability of a body with 1 degree of freedom. With 1 degree of freedom मतलब कोई पार्टिकल है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1। उसके लिए किसकी कंडीशन निकालनी है, स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी की। ये कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। ठीक है, लिखिए इसमें यही इक्वेशन लिखवा रहे, W इज इक्वल टू एफ थीटा। W क्या है, वर्क डन। ध्यान से सुनिएगा, W क्या है, वर्क डन। थीटा क्या है, वो क्वांटिटी जिस पे इसका मोशन निर्भर करेगा। आपने किसी को फोर्स लगा के धक्का दिया, ठीक है, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन। मान लीजिए ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे आपने कितना फोर्स लगाया, F, जिसके कारण इसमें होने वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लीजिए S, मान लीजिए कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो पार्टिकल पे फोर्स लगा तो पार्टिकल ऐसे भागेगा, ठीक है, और इसके द्वारा किया गया वर्क डन W इज इक्वल टू Fs। ठीक है, तो W इज इक्वल टू और F थीटा है, तो S किस पे निर्भर करता है, थीटा पे। W इज इक्वल टू F इंटू थीटा या फंक्शन ऑफ थीटा, ये इसका लॉजिक है। पार्टिकल पे फोर्स लगा, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क डन हुआ। जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ वहाँ वर्क डन होगा, ये वही वर्क डन है। तो वर्क डन किस पे निर्भर कर रहा है, थीटा पर। ठीक है, लिखिए, इफ वी कंसीडर a body is in, if we consider a body is in 1 degree of freedom, 1 degree of freedom, then let only one quantity theta,
रिप्रेजेंट द वर्क, represent the work on the body, represent the work on the body। देखिए इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें केवल 3 ही आर्टिकल है, एक आज करा रहे हैं, 2 मेन आर्टिकल है जिसमें से हम 1.5 कराते हैं, मतलब एक पूरा कराते हैं, एक आधा बता के छोड़ देते हैं, आपका होमवर्क हो जाता है। उसके बाद केवल 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, चैप्टर ख़त्म। ठीक है, इससे और कुछ नहीं आता है। तो अब जो लेक्चर रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप क्लास में नहीं आते हैं किसी भी रीज़न से तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो फिर आप समझिए कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी बता दे रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बॉडी, देन ये W इज इक्वल टू एफ थीटा, W इज इक्वल टू एफ थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अभी हम आपको यहाँ बता रहे थे कि ये बॉडी है, इस बॉडी पे F फोर्स लगाया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल्टा S। ठीक, तो वर्क डन होगा, चूँकि ये डेल्टा S बहुत छोटा है तो वर्क डन भी बहुत छोटा होगा। वर्क डन क्या होगा, डेल W इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू, ठीक है, लिखिए इक्वेशन 1 के नीचे से लिखिए, इफ अ बॉडी इज मूविंग अ डिस्टेंस डेल S, if a body is moving a distance del S in direction of force F, in direction of force F, then ये दूसरा इक्वेशन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स F, कैपिटल F, देन इक्वेशन नंबर 2, देखिए 1 का मतलब है केवल W, 2 का मतलब है डेल W, डेल W मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट। ठीक है, नीचे से लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, differentiating equation 1 on both side, comma we get चलिए देखिए कराइए क्या मिलेगा, डेल W इज इक्वल टू एफ डैश थीटा, थीटा को करेंगे तो डेल थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अभी रुक जाइए, ये वर्क डन था, ये इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क डन था। चूँकि ये डेल W है तो ये बहुत छोटा होगा, हमको डेल W चाहिए, तो इसके लिए इसको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट, ये आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन का LHS क्या है, बराबर, RHS भी क्या होगा, बराबर। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, यहाँ देखिए वी गेट 2 और 3 से अगर आप देखें तो आपको मिल जाएगा F इंटू डेल एस इज इक्वल टू एफ डैश थीटा इंटू डेल थीटा। ठीक, दिस इम्प्लाइज F इज इक्वल टू एफ डैश थीटा डेल थीटा बाई डेल एस। ठीक है, उतारिए इक्वेशन नंबर 4, यहाँ से उतारना।
कितने बजे से कॉलेज है आप लोगों का? बस 2 मिनट छोड़ दीजिए। हो गया भाई। जब बॉडी अपनी जगह पे थी तो आपने एक शब्द यूज़ किया था पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डेफिनेशन में, व्हेन द बॉडी इज इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब बॉडी किस में रही होगी? इक्विलिब्रियम में। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में थी तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? 0। लिखिए, इफ कंसीडर द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, if consider the body is in equilibrium, then F is equal to 0. Then capital F is equal to 0. नीचे से लिखिए, therefore equation 4 takes the form, therefore equation 4 takes the form, therefore equation 4 takes the form, F को अगर आप 0 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा F डैश थीटा डेल थीटा बाई डेल एस इज इक्वल टू 0। लिखिए, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस वन इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो गया, डेल थीटा बाई डेल एस इज इक्वल टू 0 हो गया, तो मेरे हिसाब से थीटा कैसा आएगा? कांस्टेंट। क्यों भाई? इंटीग्रेट कर दिए दोनों तरफ, थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर थीटा कांस्टेंट हो गया इसका मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना? इसलिए ये डेल थीटा बाई डेल एस कभी भी 0 के बराबर कौन होगा? 0 के बराबर एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा, एफ थीटा का मतलब होता है फंक्शन ऑफ थीटा, इज इट करेक्ट? फंक्शन ऑफ थीटा। मान लीजिए लिखा हुआ है एफ थीटा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 3 थीटा प्लस 2, है ना थीटा का फंक्शन। तो आपसे कह रहा है एफ डैश थीटा निकालो। एफ डैश थीटा निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 थीटा प्लस थीटा। और एफ डैश थीटा किसके बराबर है? एफ डैश थीटा किसके बराबर है? यहाँ से थीटा का एक रूट निकलेगा, कितना आएगा? -3/2। तो कहने का मोटा मोटी मतलब ये है एफ थीटा इज फंक्शन ऑफ थीटा, एफ डैश थीटा इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। और अगर आप किसी समीकरण को 0 के बराबर करते हैं तो उसमें वेरिएबल का मान निकलता है, चाहे वो 3 डिग्री का समीकरण हो, 4 डिग्री का हो, चाहे 5 डिग्री का हो। 3x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्यों भाई? x का रूट नहीं निकलेगा। किसका समीकरण है? x का। f थीटा किसका समीकरण है? थीटा का। f डैश थीटा भी किसका समीकरण है? थीटा का। किसके बराबर है? किसका रूट निकलेगा? थीटा का। मान ले रहे हैं ऐसा करने से थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 इसका कोई रूट है, ठीक है। और कोई भी रूट अपने समीकरण को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। तो इससे मिलेगा एफ डैश थीटा 1 इज इक्वल टू। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत बलराम? ठीक है, बहुत कम बोलते हैं क्लास में। हाँ, बाहर बोलते हैं ज़्यादा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए लिखिए इतना। कहाँ तक लिखा है आपने? यहाँ तक लिखा है, 5 डालिए। थीटा कांस्टेंट नहीं है, ये बात तो क्लियर है ना। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है तो या तो बढ़ेगी या तो घटेगी।
लिखिए, इफ थीटा इज आइदर इंक्रीजिंग, इफ थीटा इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, if theta is either increasing or decreasing, then del theta by del s never equal to 0. Then del theta by del s never equal to 0. ये 0 नहीं है तो कौन 0 होगा? f डैश थीटा। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज f डैश थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, फिर नीचे से लिखिए, लेट द रूट ऑफ इक्वेशन 6 इज, लेट द रूट ऑफ इक्वेशन 6 इज थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। नीचे से लिखिए, देन इट मस्ट बी सैटिस्फाई इक्वेशन 6, then it must be satisfy equation 6। नीचे से लिखिए, this implies f dash theta 1 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हैं क्या कभी? कैसे करते थे? एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे, एक बार यहाँ ध्यान देते चलिएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करते थे, 0 के बराबर करते थे, एक रूट मिलता था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते थे, उस रूट का मान रखते थे, अगर वो नेगेटिव आता था तो मैक्सिमम, अगर वो पॉजिटिव आता था तो मिनिमम। कल यही काम करेंगे, ठीक है? एक बार हम टाइम टेबल देख रहे हैं, अगर कल 9 से 10 क्लास नहीं होगा तो मेरा क्लास रहेगा। आप लोग में है क्या प्रॉपर